हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज के बिजनेस स्टडीज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6। मतलब पता ही नहीं चला कि कब हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक पहुंच गए। आपको पता है, हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो 12 है और हम आज 6 चैप्टर पे हैं और अभी जुलाई चल रहा है और हम 50% सिलेबस अपना कवर अप करने वाले हैं, विच मीन्स कि हम बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे हमें सक्सेस देने वाली है। आपकी मेहनत, मेरी मेहनत जरूर हम लोगों को सक्सेस देने वाली है और मुझे बहुत खुशी मिलती है उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके जो इंस्टाग्राम पे मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, अपने डाउट्स शेयर करते हैं। तो उससे मुझे सच में ये लग रहा है कि यार बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो रेगुलरली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और अपने डाउट्स जो होते हैं वो मुझसे पूछते हैं। तो वो सब चीजें देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब मुझे लग रहा है कि जो मैंने इस साल डिसीजन लिया ना ऑनलाइन फ्री बैच स्टार्ट करके, ये मेरा बहुत ही बढ़िया डिसीजन था और मुझे मेरे बहुत सारे ऑनलाइन चीताज मिले हैं इस बैच के थ्रू। सो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम और फॉलो अप कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड। ठीक है, सो बच्चे चलिए, अब आप लोगों को क्या करना है, फटाफट अपना रजिस्टर और पेन और बुक लेकर आनी है और हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और आप ये की पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चे, अगर हम बात करें स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये कंसिडर किया जाता है एज अ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब तक हमने इससे पहले क्या किया बच्चे? अब तक हमने किया प्लान और ऑर्गेनाइज। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था विच इज नोन एज प्लानिंग, उसके अंदर हमने क्या किया? उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए और किस तरीके से एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, हमने उन सभी चीजों के बारे में प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया। देन हम जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पे आए तो हमने सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप सेट करने के लिए हमने डिफाइन किया, डेलीगेट किया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वहां पर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उसी के बेसिस पर डिजाइन किया, जहां पर हमने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनता है तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। बट इन सभी चीजों में एक चीज मिसिंग थी, क्या? ह्यूमन रिसोर्स। आपको जिन लोगों से ये सारे काम करवाने हैं, वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आते हैं, आपको उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। आपने ये सोच लिया है कि आपको क्या करना है, बट किससे करवाना है? जो लोग ये काम करने वाले हैं भाई, उनके बारे में भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कैसे होते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अपना स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब भी स्टाफिंग फंक्शन की हम बात करते हैं तो इसे कंसिडर किया जाता है एज अ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट nowadays it has become a distinct function of management। कैसे? आज के टाइम पे इसको एक सेपरेट प्लेस दी गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जस्ट लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है, इसने भी एक नया रूप ले लिया है। तो पूरी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग फंक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग के साथ। बच्चे, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ा था ना, तो वी हैव जस्ट रेड कि स्टाफिंग इज पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, यानी कि एक सही व्यक्ति एक सही जगह पर काम कर रहा हो, दिस इज नोन एज स्टाफिंग। तो क्या स्टाफिंग फंक्शन सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, वो तो हम बस एक तरीके से कह सकते हो कि जस्ट इंट्रोडक्शन था। उस टाइम पे हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये समझ रहे थे दैट व्हाट इज स्टाफिंग, बट स्टाफिंग इज मच मोर देन दिस। ओके, तो क्या है? देखो, स्टाफिंग फंक्शन, इट इज द मैनेजरियल फंक्शन, ऑब्वियसली इट इज परफॉर्म्ड बाय आवर मैनेजर्स ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। जहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम फिल कर रहे हैं और ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि वो जगह भरी रहे। यानी कि स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम किसी जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो जगह हमेशा भरी रहे। पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आप क्या भर रहे हो यहाँ पे? आपके यहाँ पर डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, तो आप उन जॉब पोजीशंस को फिल कर रहे हो किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ योर स्टाफिंग फंक्शन। और आपको ये भी इंश्योर करते रहना है एट एवरी मोमेंट कि आपके यहाँ पे जो वो जॉब पोजीशंस है वो हमेशा फिल्ड रहे का आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर।
तो इस काम को करने के लिए कि हम कह रहे हैं ना फील्ड एंड कीपिंग फील्ड, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत डिटेल में हम जानने वाले हैं स्टाफिंग फंक्शन को आगे जाके, बट उसके लिए समझते हैं पहले कि व्हाई इज स्टाफिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जस्ट सी द जोश। वो कहते हैं ना हाउस द जोश, मैं कहूंगी मेरे ऑनलाइन चीता का सी द जोश, तो यही बताएगा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो बच्चे सी जोश, इससे मैंने बनाई है इसकी निमोनिक, जिसमें सी स्टैंड करता है कॉम्पिटेंट पर्सनल के लिए, जे स्टैंड करता है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, एस स्टैंड करता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ को, और एक्स स्टैंड करता है हायर परफॉर्मेंस को। विच मीन्स कि आप स्टाफिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए अपने यहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सनल, पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज। यार हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम कराना चाहते हैं, तो क्या हम किसी को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लें क्या? हमें चाहिए द वेल क्वालिफाइड पर्सनल्स, क्योंकि अगर आप एक कॉम्पिटेंट पर्सनल, एक क्वालिफाइड पर्सनल को, एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय को अपने यहाँ पर रखोगे, तो वही होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेकर जाएगा। तो अब ये काम हम करते कैसे हैं? स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती है, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिससे हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों में से सिलेक्शन करने का मौका मिलता है। हमारे सामने बहुत लोग होंगे जो अपने आप में वेल क्वालिफाइड होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे। अब हमें यहाँ पर उसमें से चॉइस मिलती है कि हम बेस्ट को चूज कर सके। तो यहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं टैलेंटेड पर्सनल को, तो इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना जरूरी है। फिर सेकेंड इज, ये देता है देखो लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई इन फ्यूचर अगर आप जॉब करेंगे, तो जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से? क्यों एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी के अंडर काम करने के लिए जा रहा होगा? क्यों? पैसों के लिए ना भाई। फर्स्ट जो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है वो पैसा ही है। ये देखो हम लोग सभी लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि टू सर्वाइव हमें पैसा चाहिए, है ना? सर्वाइवल के लिए तो पैसा हमें चाहिए। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अपने घर के एसी से निकल के उस जगह पर जा रहे हो काम करने के लिए जहां पर हो सकता है कि आपको 2-4 सुननी भी पड़े, तो क्यों जा रहे होगे? पैसों के लिए। तो जब आप एक स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करोगे ना एज एन एम्प्लॉयर, तो वहां पर आप अपने एम्प्लॉय को खुश रखने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि यार किसी से काम कराना ना बहुत मुश्किल होता है। आपके यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बहुत कम ही मेहनती लोग होंगे जो आपके लिए काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ ऐसी चीजें करता है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। अगर मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, दैट मीन्स मैं अगर अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो मैं अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करूंगी। मेरे माइंड में ये रहेगा कि यार ये मुझे जितना पैसा देते हैं ना, मैं उतना ही काम करूं। मैं क्यों एक्स्ट्रा हार्डवर्क करूं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेरे लिए नहीं सोच रहा है? तो एक एम्प्लॉयर, एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करता है ना, तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि यार हमें अपने एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन देना है, क्योंकि अगर इसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, तो ये फुल पोटेंशियल से काम करेगा। तो स्टाफिंग फंक्शन के अंदर कुछ चीजें हम ऐसी करेंगे जो हमारे एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन देगा। अब वो कैसे दे सकता है? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि जब आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हो रहा है तो वो सही तरीके से हो रहा है और आपको मिलते हैं आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फेयर रिवॉर्ड्स, मतलब वही जो सैलरी इंसेंटिव्स मिलते हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें डिजाइन करना हम स्टाफिंग में ही सीखते हैं। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? द बेस्ट पॉसिबल यूज। अरे याद करो, बताया था ना, एक बच्चा नहाने जाता है, शैम्पू करना होता है और वो अपनी मम्मी से शैम्पू मांगता है क्योंकि अंदर वाला शैम्पू खत्म हो चुका होता है। तो मम्मी कहती है क्या, ला बॉटल बाहर लेकर आ, और मम्मी उस बॉटल के अंदर क्या डालती है? पानी डालती है, और वो शैम्पू 2 बार और इस्तेमाल हो जाता है। तो मम्मी ने क्या किया भाई? मम्मी ने किया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। चलो एक और एग्जांपल याद कर लो, सब बताया हुआ है तुम्हें। हम टूथपेस्ट करते हैं ना रोज, अब क्या होता है कि कई बार वो टूथपेस्ट खत्म होने की पोजीशन में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो काट के निकालेंगे या फिर उसको बिल्कुल ऐसा बेलन से स्क्वीज कर करके कि भैया एक बारी का काम तो हमारा चली जाए। तो दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भाई। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ना हमें भाई निचोड़ा जाता है। निचोड़ा इन द सेंस भाई हम भी तो उन लोगों के रिसोर्सेज है ना, तो वो चाहते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स का भी बेस्ट पॉसिबल यूज हो ना। तो देखो ऐसा हो कि एक मशीन है,
उस मशीन के ऊपर सिर्फ 3 लोग काम कर सकते हैं, तुमने जबरदस्ती 4 लोग यहाँ पे लगा रखे हैं, अब वो चौथा क्या होगा ना, वो बार बार डिस्टर्ब करेगा उन 3 को, तो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि यार 3 की जरूरत है, अब तुमने वही 3 का काम 2 पर डाल रखा है, तो यार उन 2 के ऊपर बर्डन है ना, तो ये गलत चीज है। और आपको ना ऐसे भी नहीं देखना कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं आपके यहाँ काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं, वो खाली बैठेंगे तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमें चाहिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वो कैसे हो सकता है कि हमें ओवर मैनिंग हटानी है। ओवर मैनिंग मीन्स कि आपने ओवर स्टाफ कर रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो नहीं करना। आपको अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं करना, मतलब कि आपको जितने लोगों की जरूरत है आप उससे कम लोग रख के बैठे हुए, तो वो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा ना उनके ऊपर बर्डन है, क्योंकि उनको वो सारा काम करना पड़ेगा। प्लस जब आप यहाँ पर ओवर स्टाफिंग नहीं करते हो तो लेबर कॉस्ट बचेगी। एक्स्ट्रा लोग रख रखे तुमने, या तो बस काम इतना नहीं है, तुमने ज्यादा लोग रख रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेकार है, लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे। तो ये सब चीजें हमें स्टाफिंग में ही पता चलती हैं। देन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल एंड ग्रोथ किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपके यहाँ पर स्टाफिंग फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं होगा, मतलब आप प्लान नहीं कर रहे हो यार कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, आपके यहाँ पे लोग ज्यादा तो नहीं है या आपके यहाँ पे लोग कम तो नहीं है, आप ये देख नहीं रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, मतलब तुमने स्टाफिंग फंक्शन को समझा ही नहीं, तुम बस लगे हुए हो, ऐसे ही काम चल रहा है तुम्हारा सारा कि ठीक है कोई आता है इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम रख लेते हो, कोई नहीं आ रहा है तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तुम उन्हीं के ऊपर बर्डन डाल रहे हो, मतलब तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ऐसे में ना ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने के बारे में सोचता है, तो ये चीज गलत है। और अगर तुम एक्स्ट्रा लोग रख के बैठे होगे तो यार तुम्हारी जब कॉस्ट बढ़ेगी तो तुम प्रॉफिट्स कैसे अर्न करोगे ज्यादा, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे मार्केट के अंदर। तो आपके कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए स्टाफिंग जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप करते हो सक्सेशन प्लानिंग। यहाँ के जो मैनेजर्स है ना वो प्लानिंग करते हैं कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग काम कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, ओवर यूटिलाइज्ड हैं या ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है, तो ये सारी चीजें यहाँ चेक की जाती हैं। उसके बाद होती है हायर परफॉर्मेंस। देखो मुझे जो काम करना आता है ना, मैं ना देखो दिल से पढ़ाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, मैं वही सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ जिससे मुझे इंटरेस्ट है, तो जब मैं इन सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ ना तो पूरे दिल से पढ़ाती हूँ, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ पढ़ाती हूँ। ये मेरा हर बच्चा जानता है, मतलब जो मेरे से बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी ये बात जानते हैं, और अब मुझे पता है कि मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत दिल से पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वही काम दिया गया है जो मुझे काम करना आता है। अब मैं वही बात कहती हूँ कि तुम मुझे अगर हिस्ट्री दोगे ना पढ़ाने के लिए, तो यार देखो मैं पढ़ा तो दूंगी तुम्हारे कहने पे कि हाँ यार ठीक है, इतने पढ़े लिखे तो है ना कि पढ़ के पढ़ा देंगे, लेकिन मेरी जो परफॉर्मेंस होगी ना वो तुम्हें ज्यादा अच्छी दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए नहीं चुना है। मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है यार उस सब्जेक्ट के अंदर, मैं जस्टिस ही नहीं कर पाऊंगी उस सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए मैं छूटी नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं हो सकता। तो आपको स्टाफिंग फंक्शन इतने अच्छे से परफॉर्म करना है बाय पुटिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, क्योंकि जब लोगों को वही काम मिलेगा ना जो काम उनको करना आता है, तो उनकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी, और परफॉर्मेंस हाई रहेगी देन यू विल सी द जोश। तो बस यही थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, सी द जोश के साथ, कि जहां पर स्टाफिंग फंक्शन की वजह से हमें मिलते हैं कंपिटेंट पर्सनल, हमारी और एम्प्लॉयज रहते हैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड, और हमारे रिसोर्सेज का होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली सर्वाइव करती है और अपने ग्रोथ की तरफ चलती है, और हमारे एम्प्लॉयज शो करते हैं हायर परफॉर्मेंस। तो हमारी इंपॉर्टेंस तो हो गई है खत्म, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी, क्योंकि काजल मैम सिर्फ पढ़ाती नहीं है, समझाती है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन के बारे में हम जो इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ये स्टाफिंग फंक्शन कैसे आया, क्या था, और आज कहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमें यह समझना होगा कि आज हम जिस स्टाफिंग फंक्शन को जानते हैं उसका नया नाम क्या है, और क्या स्टाफिंग फंक्शन पहले भी ऐसा ही था जैसे हम इसको आज परफॉर्म करते हैं, और अगर आज इसने एक नया रूप लिया भी है तो वो नया रूप कहां से आया है। तो वो सारी चीजें अब हमें आज पता चलने वाली है। पर जिस स्टाफिंग फंक्शन को ना बहुत ज्यादा ये कहा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजिंग के साथ लिंक करता है, उससे बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, और उसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी जॉब पोजीशंस हैं जिसे हमें फिलअप करना है, वो कौन से टाइप्स ऑफ पीपल हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होंगे। टाइप ऑफ पीपल से मतलब है हमारा कि हमें मैनेजर्स कितने चाहिए, हमें ऑपरेशनल लेवल के लिए कितने लोग चाहिए, हमें मिडिल लेवल के लिए कितने लोग चाहिए। तो बेसिकली हमारी जो टोटल एक वर्क फोर्स होगी, हमें वो कितनी वर्क फोर्स चाहिए
चाहिए वो डिसाइड करने में हमारी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मदद करता है। अब अगर हम स्टाफिंग फंक्शन की बात करें ना, तो स्टाफिंग फंक्शन को जस्ट कनेक्ट किया जाता है इस चीजों से कि हमें बस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को रखना है और हमारा स्टाफिंग फंक्शन यहीं पर खत्म होता है। बट क्या इतनी सी ही बात होती होगी? नहीं बच्चे, पहले के टाइम पे तो यही माना जाता था, क्योंकि जब आप एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप एक छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस चला रहे हो, तो वहां पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज कम होती हैं, वहां पर लोग कम होते हैं, तो उनको मैनेज करना आसान होता है। तो कोई भी ये काम कर लिया करता था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में से हम किसी को भी चुन लिया करते थे कि यार ठीक है, हम लोगों को अपने यहाँ पे स्टाफ रखना है तो आप इस काम को कर दो। बट धीरे धीरे इन सभी चीजों के अंदर काम बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ा, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस बढ़ेंगी। तो ऐसे में इतने सारे लोगों को हैंडल करना, सभी के अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सभी को मैनेज करना एक ही तरीके से बहुत मुश्किल है। जिसका एक बात बताऊं, एक परफेक्ट एग्जांपल हम टीचर्स भी हैं। देखो, हम एज अ टीचर जब एक क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे पास 30, 40, 50 स्टूडेंट्स, जिस तरीके से भी हमें स्ट्रेंथ मिलती है क्लास की, उस तरीके से हम हैंडल करते हैं। और आपको पता है, हर एक बच्चा अलग होता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से हमारे सामने बैठे हुए जो 30, 40, 50 स्टूडेंट्स हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाएं और वो सेम तरीके से हमारी उस बात को समझे। तो ये हमें डील करना है। हमें ये देखना होता है कि यार इस बच्चे को क्या चीज मोटिवेट कर रही है, मैं इसको ऐसे क्या बात बोलूं, मैं इसको ऐसा क्या मोटिवेटर दिखाऊं कि भाई ये मेरी बात को मान ले, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये उस बात को समझ ले, ये मेरी बात को सुने, मैं ऐसा क्या करूं। और ये चीज मुझे सिर्फ एक ही बच्चे के लिए नहीं सोचनी है, मुझे मेरे सामने बैठे हुए सभी बच्चों के लिए बात सोचनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक मेन पर्पज है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे मार्क्स स्कोर करे, उससे उसका भी फायदा है और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। तो यहाँ पर स्टाफिंग फंक्शन के अंदर भी हमें बिल्कुल यही काम करना था कि हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोगों को रखना था तो हमें भी उनके माइंड सेट के हिसाब से काम करना होगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो ढंग से काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, तो प्रॉफिट्स नहीं इंक्रीज होंगे। तो इसीलिए ये देखा गया कि स्टाफिंग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये एक सेपरेट फंक्शन है। इसे एक जेनरिक फंक्शन का नाम भी दिया गया कि ये एक जेनरिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही तरीके से परफॉर्म करना। तो हमारे स्टाफिंग फंक्शन ने एक नया रूप लिया, HRM। किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, कहने के लिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन पांचों में से किसी भी फंक्शन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है। सिर्फ एक स्टाफिंग फंक्शन ही ऐसा है जिसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसको आजकल हम बोलते हैं HRM। आपको पता है, आप लोगों के लिए अगर आप हायर स्टडी करोगे, आप कॉमर्स की लाइन में और जाते हो, तो ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट है HRM। अगर आपको मास्टरी करनी है तो आप सिर्फ HRM में मास्टरी कर सकते। सेपरेट जॉब पोजीशन होती है, एक HR मैनेजर होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वैकेंसीज निकलती थी। तो तुम सोचो ना कि स्टाफिंग फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन चुका है। तो हमारे स्टाफिंग फंक्शन ने आज रूप ले लिया है HRM का। तो स्टाफिंग फंक्शन को हम किससे रिलेट करते हैं? HRM से रिलेट करते हैं। HRM मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम वहां पर जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, यहाँ पे उनको मैनेज करते हैं। तो अब ये आया कैसे? देखो, HRM ने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि पहले चलता था, लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे हमारे पहले, लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट। जब HRM आया तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। तो ये था क्या? पहले के टाइम पे ना ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, बहुत पुरानी मूवीज की मैं बात कर रही हूँ, अनिल कपूर के समय की जो मूवीज हुआ करती थी, उसमें एक मूवी थी लाडला। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा वो सीन समझा देती हूँ। उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे लेबर्स होते हैं, उन लेबर्स के बीच में भी एक हेड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हमारा यूनियन लीडर। ठीक, तो पहले के टाइम पे ना इस तरीके से लोग अपनी ट्रेड यूनियन बनाते थे, मतलब एक ग्रुप सेटअप कर देते थे और उस ग्रुप के बीच में एक लीडर बनाया जाता था। और उस लीडर का क्या काम होता था? अपनी बातों को
मैनेजमेंट तक पहुंचाना, क्योंकि यार देखो सारे लोग तो नहीं जा सकते मैनेजमेंट के पास, तो हमें एक लिंक क्रिएट करना था बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो उसके लिए हमने एक सिलेक्ट किया, एक पर्सन। तो उस मूवी में भी क्या होता है कि अनिल कपूर बनता है यूनियन लीडर, और श्रीदेवी जो उस कंपनी की, उस फैक्ट्री की मालिक होती है, वो उस तक अपनी सारी बातें पहुंचाता है। बहुत बढ़िया मूवी है, एक बार देख भी लेना जाके, ठीक है। तो यहाँ पर फील हुआ हमें कि जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ना एक साथ, एक ट्रेड यूनियन काम कर रही है, तो ऐसे में हमें एक पर्सन चाहिए जो लिंक की तरह काम करे बिटवीन द ओनर एंड वर्कर। तो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, जिसका काम सिर्फ उस लेबर का वेलफेयर करना था जो उसके साथ काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्री सिस्टम आया, फैक्ट्री सिस्टम आया तो लोग बढ़ने लगे, तो ये जॉब और ज्यादा चैलेंजिंग हो गई। तो यहाँ पर फिर उसके साथ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ये सारी चीजों के बारे में भी सोचा जाने लगा। तो उसके बाद फैक्ट्री सिस्टम के अंदर हमने पर्सनल ऑफिसर के नाम से ये काम कराना शुरू किया, और उसी पर्सनल ऑफिसर को बाद में बोला गया पर्सनल मैनेजर। और फिर हमने देखा कि यार काम सिर्फ इतना ही नहीं है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, और वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता। ये फंक्शन ऐसा है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। क्यों? क्योंकि किसी से भी काम कराना बहुत मुश्किल है, और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसके बाद इवॉल्व हुआ हमारा एचआरएम, जहां पर हमने ये डिसाइड किया कि हम स्टाफिंग फंक्शन को एक सेपरेट फंक्शन की तरह लेकर चलेंगे, और हम इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टाफिंग ने आज एचआरएम का रूप ले लिया है। अब स्टाफिंग को कहा जाता है कि इट इज बोथ अ लाइन और अ स्टाफ एक्टिविटी, मतलब ये दोनों तरीके का काम कर रहा है। ये एक लाइन भी है। लाइन मतलब कहते हो ना कि हम इस लाइन में जाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे, मतलब आप स्टाफिंग की फील्ड में जा सकते हो। कहने का मतलब है कि आप एचआरएम की फील्ड में जा सकते हो, आप एज अ एचआर मैनेजर वर्क कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यह है कि ये आपको दे रहा है एक एडवाइजरी रोल जो आप एचआरएम में प्ले कर सकते हो। एट द सेम टाइम ये एक स्टाफ एक्टिविटी भी है, ये हमारा एक मैनेजमेंट फंक्शन भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा स्टाफिंग फंक्शन। अब जब स्टाफिंग को हमने एचआरएम का एक पार्ट बनाया, मतलब स्टाफिंग अब एक एचआरएम का पार्ट बन चुका है, तो एचआरएम की फुल फॉर्म अब आपको पता चली गई है। तो उसमें हम ये सारे काम करने लग गए। अब क्या है वो सारे काम? सबसे पहला रिक्रूटमेंट, यानी कि लोगों को सर्च करना, रखना नहीं। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों को सर्च करते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ पे जॉब खाली है, अगर आप काम करना चाहते हो तो आ जाओ। उसके बाद हम यहाँ पे जॉब्स को एनालाइज करते हैं। ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है लाइक naukri.com है, shine.com है, इंडीड है, तो इस पे कभी आप जाके देखो ना कि जब जॉब्स दे रखी होती हैं तो उसमें जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखा होता है। तो वो हमारा एचआरएम ही बताते हैं। जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे इस पोजीशन के लिए जिसके लिए हम आपको चुनना चाहते हैं, तो आपके ये जॉब रोल्स रहेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो उस चीज को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जॉब्स के डिस्क्रिप्शन देना, ये काम भी एचआरएम के अंदर किया जाता है। फिर हम कॉम्पेंसेशन डिसाइड करते हैं। भाई अब सिर्फ सिलेक्ट करके ही रखना नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को, उसको कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, मतलब पैसा कितना दिया जाएगा, इंसेंटिव प्लान हमारे क्या है, तो सारी चीजें एचआरएम के अंदर की जाती हैं। उसके अलावा आज के टाइम पे अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उनके करियर की ग्रोथ के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी दी जाती है। मतलब जब आप जॉब को ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आजकल आपको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत सारे आप मेथड्स के थ्रू, मेथड ऑफ ट्रेनिंग्स के थ्रू आपका डेवलपमेंट किया जाता है ताकि आपकी करियर की ग्रोथ भी हो सके। उसके अलावा ये लेबर और मैनेजमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का भी काम करते हैं। ये अपने एम्प्लॉइज की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी उनकी ग्रीवियंसेस हैं, उसको भी हैंडल करेंगे। भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम को ये सुनेंगे। देन दे विल प्रोवाइड यू द सोशल सिक्योरिटी, मतलब ये आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, आपके वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे। मतलब वो सारी चीजें भी ये लोग डिजाइन करते हैं कि कैसे ये काम हो सकता है। उसके अलावा भाई सारा काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए भी तो कुछ करेंगे। तो कंपनी को डिफेंड करते हैं अंडर द लॉ सूट, मतलब अगर कभी कोई इनके ऊपर लीगली कोई केस हो जाता है या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो इसको अवॉइड करते हैं और अपनी कंपनी को डिफेंड करते हैं कि हमारी कंपनी ने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी अब एचआरएम के अंदर परफॉर्म की जाती है, और स्टाफिंग जस्ट उस चीज का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग में तो आप क्या कह रहे थे, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो आप तो यहीं आके रुक गए थे ना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तक। बाकी की चीजें कहाँ थी? कहीं भी नहीं थी। बट आज के टाइम पे ये सारी चीजें हम स्टाफिंग फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं। तभी तो बोला गया था दैट इट इज अ मैनेजरल फंक्शन ऑफ फील्ड एंड कीपिंग फील्ड।
आप समझ आया ना कि स्टाफिंग क्या है। तो स्टाफिंग कहाँ से आया, कैसे आया, क्या फंक्शंस उसमें परफॉर्म किए जाते हैं, अब वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। इसका मतलब है कि आप अब स्टाफिंग फंक्शन को जानते हो कि वो क्या है, आप उससे फेमिलियर हो चुके हो। ठीक है, सो आज की क्लास को करते हैं हम यहीं खत्म, क्योंकि मुझे देना था जस्ट आपको आज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट क्लास से हम स्टाफिंग को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो बिल्कुल रेडी रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का स्टाफिंग प्रोसेस केस स्टडी के पर्पज से। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करनी है और आज की क्लास के सारे की पॉइंट्स नोट करने हैं। एक बार मैं कहूंगी जो ये वाला टॉपिक है ना बच्चे, इंपॉर्टेंस मत पढ़ना, मीनिंग मत पढ़ना, बट ये वाला टॉपिक एक बार, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो जस्ट एक बार अपने नॉलेज के लिए उसको रीड कर लेना एनसीईआरटी में से जरूर, प्लीज ये वाली बात आप मेरी मान लेना। ठीक है बच्चे, सो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।